सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों 2 दिन रेस्ट करने के बाद मैं काफ़ी कुछ स्टडी करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, क्योंकि पुरानी तमाम कैलकुलेशन के जो मयार थे और मिकदार थी वो बदल चुकी है और अब दुनिया एक नए सिरे से कैलकुलेट हो रही है। तो मैं उसी आधार पर बात कर रहा हूँ। इससे इत्तेफ़ाक रखना या नहीं रखना ये आपका अपना अधिकार है। मेरा जो मुझे मेरे हिसाब से कैलकुलेशन प्राप्त हो रही है मैं उस आधार पर बात कर रहा हूँ। तो मैं अपनी बात को जो कहना चाहता हूँ वो कुछ मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि पहले खबर ये है कि नेतन्याहू जो है वो घूम रहा है सीरिया के इलाकों में, वो अपने आर्मी चीफ के साथ में, चीफ ऑफ स्टाफ के साथ में वो सीरिया में बड़े मज़े में दौरे करते हुए घूम रहा है। बहुत सारे इलाके को अंदर ले लिया है। वो रख पाएगा नहीं रख पाएगा अभी तो बहुत बड़ी बात है, मगर अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए, अपनी जो मांग है उसे बढ़ाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए वो एक लीड लेने की और गेन करने की कोशिश कर रहा है, जो वो कर चुका है। ये एक अलग इशू है। इधर तुर्की को लेकर ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया है कि तुर्की ही अगला सीरिया का भविष्य है। तुर्की में जो कुछ सीरिया में जो कुछ हुआ है वो तुर्की ने किया है और तुर्की ही आगे इस पूरे रीजन पे कमांड करेगा जो सीरिया का है, क्योंकि जो तुर्की समर्थित मिलिशिया थी उसी ने जो है इस पर कब्जा किया है और वो इसको कंट्रोल करेगा। ये ट्रंप ने आज दावा किया है। दूसरी तरफ इजराइल ने दावा किया है कि जो ये कुर्दिस्तान में दिखा रहा हूँ दरअसल सीरिया के बजाय, तो ये जो कुर्दिस्तान है, इस कुर्दिस्तान में ये सीरिया का इलाका है जहाँ पर ये इजराइल कह रहा है कि ये इस इलाके में तुर्की जो है अपनी सेनाओं का जमावड़ा कर रहा है, इस पे आपत्ति दर्ज कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ ये अज़रबैजान है, बीच में ये आर्मीनिया का टुकड़ा है, तो अज़रबैजान से भी इसके बड़े अच्छे संबंध हैं इजराइल के। इजराइल के संबंध अज़रबैजान से अच्छे होने के नाते नागोर्नो कराबाख और ये जो आर्मीनिया का बीच में टुकड़ा है जिसमें रशिया का इन्फ्लुएंस है, और रशिया का पूरा इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये पूरी की पूरी जो तुर्की की सीमाएं हैं वो सीधे समझ लो एक तरह से रशिया के साथ अटैच होती है। तो यहाँ ये कुर्दिस्तान का इलाका है, ये बफर जोन जो है इसे बनाने में इंटरेस्टेड होंगे मेरे ख्याल से ब्रिटेन भी, और ये ईरान का इलाका, इराक का इलाका, इसमें बहुत सारे इलाके शामिल हैं। कुर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है। इस तादाद को बैक कर सकता है अमेरिका, बैक कर सकता है अमेरिका। तो ट्रंप होने के बाद, आने के बाद हो सकता है इसमें बैकआउट करता हुआ नजर आए, मगर इसमें ब्रिटेन और इजराइल का पूरा स्टेक है और ये पूरी तरह से इसे बैक करेंगे। बाकायदा बाल्फोर डिक्लेरेशन के टाइम पर ही, उसके बाद जब अरब देशों का और इजराइल का गठन किया गया उसी डिक्लेरेशन के आधार पे, तो कुर्दों को भी कहा गया था तुम्हें तुम्हारा देश दे दिया जाएगा, और फिर वो देश नहीं दिया गया। उसमें से जो है कुछ रजवाड़े बांट दिए गए, जिनमें से रजवाड़ों में ही सीरिया भी था। बाद में जो फ्रांस, वो तो बहुत बाद में फ्रांस ने उसको आज़ाद किया था, फिर सुल्तान आया, फिर वो डिक्टेटरशिप आ गई। ये एक लंबी कहानी, ऐसे छोड़ते हैं इसको कि यहाँ अरब जगत और कुर्दिस्तान को छोड़कर एक अरब दुनिया को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। अब यहाँ कुर्दिस्तान को, यानी कि ये एक पश्चिम की नीति रहती है कि वो जब भी किसी इलाके टुकड़े करते हैं, बांटते हैं, वहाँ पर किंगडम दें या डेमोक्रेसी, तो एक डिस्प्यूटेड एरिया क्रिएट करके रखते हैं और इस डिस्प्यूटेड एरिया के जरिए ही वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखने के लिए सत्ताओं के ऊपर कि अगर चूं चां करोगे तो इन लोगों को हम उठा के खड़ा कर देंगे और तुम्हें डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो डिस्टेबलाइज करने के लिए तुर्की को और तुर्की की अगली नीति को, जो सीरिया में बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकती है, इधर इजराइल अपना हिस्से में जो है वो घुसता जा रहा है, उधर से तुर्की चाहता है कि सीरिया पे उसी का पूरा कंट्रोल रहे, उसी के लोग उस पर बैठ जाएं। तो वो एक जद्दोजहद वो शुरू हो चुकी है जो काफ़ी देर में चल रही है। वही ट्रंप ने कहा है कि सीरिया के अंदर अब तुर्की का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, हालांकि सऊदी का भी इंटरेस्ट पूरी तरह से सीरिया के अंदर मौजूद है। यहाँ अगर हम ये देखें अब इस पूरे खेल को, तो ये लगता है कि अब ये एक तरह से तुर्की की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कुर्दों से जो है को छोड़कर, और जो जौलानी ग्रुप है वो कम से कम एक समन्वय बनाकर उसके स्टेक होल्डर्स को साथ में ले ले और यहाँ पर एक शांति स्थापित कर ले, और कुर्दों को कम से कम इस तरह सरकार में शामिल न किया जाए, उनको एक थर्ड नागरिक बनाकर ज़रूर रखा जाए, उनको ऑटोनॉमी अगर है तो रहने दी जाए, मगर उनको हथियारों से लैस न किया जाए, उनको ज़्यादा एम्पावर न किया जाए। इतनी चाहत ज़रूर रहेगी, मगर जौलानी को अगर सत्ता चलानी है तो कुर्दों के साथ डील करनी होगी। इसमें जो है पश्चिमी जगत का भी इंटरेस्ट होगा कि इस डील के ज़रिए जो है वो एक
कम से कम इनको एम्पावर करे, मजबूत करे, मगर इनका विचार जिंदा रहे कि कभी भी तुर्की को थ्रेट करने के लिए या सीरिया पे दोबारा से कब्जा बनाए रखने के लिए अगर ये जोलानी सरकार कुछ करती है तो कुर्दों का इस्तेमाल किया जा सके, तो इनको एम्पावर तो किया जाएगा। ये जो पूरा खेल लग रहा है वो ये है। इधर गाजा में जो है 1-2 दिन के अंदर ही आपको शांति संबंधक समझौता होते नजर आएगा। उसके बाद 60 दिन का पहला युद्ध विराम होगा, उसके बाद तो युद्ध विराम ही रहेगा। दूसरी तरफ इसी में ईरान का इनपुट ये आया है कि ये ना समझे कोई भी कि जो हिजबुल्लाह था वो अब नहीं है, या फिर वो हमास था वो अब नहीं है, क्योंकि सिनेवार की और हसन नसरुल्लाह की जो रूह है वो यहाँ जिंदा है, और वो उनका सिर्फ शरीर गया है। वो अभी, इसका मतलब ये था कि वो विचार जिंदा है, वो लोग जिंदा हैं, उनको कभी भी एक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये सवाल मेरे जहन में इसलिए उठ रहा है कि अगर मैं इसे फेस सेविंग ना मानूं, मैं इसे एक अपने लोगों को रोकथाम करने का एक ड्रामा ना मानूं, तो क्यों क्यों ना मानूं? क्योंकि अभी तक सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने ये नहीं बताया है कि जो हिजबुल्लाह ने फैसला किया था, हसन नसरुल्लाह की रूह तो यहाँ मौजूद है, मगर ये फैसला किसने किया था, ये युद्ध विराम किया किसने था, किसने इस पर सिग्नेचर किए थे और किसने सहमति दी थी? क्योंकि ये बात मैं अपने हर एपिसोड में कह चुका हूँ कि इजराइल की जो आर्मी है वही उन्हें ऑपरेट करती थी, कमांड करती थी। बीच में जब ये लोग जो है एक हल्के-फुल्के अंदाज में लड़ रहे थे, तो अचानक रूस ने उनके एक नेटवर्क है किलनेट और उनकी सैटेलाइट कमांड और उनके कमांडोज ने जब ये ऑपरेशन अपने हाथ में लिया, तो 3 दिन के अंदर ची बुलवा दी इजराइल के अंदर। और जब ये इजराइल ची बोलने वाला था तो अचानक जो है युद्ध विराम हो गया। जो रशियन कमांडर थे वो सिर्फ जो है ऑपरेट कर सकते थे, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि हिजबुल्लाह को हसन नसरुल्लाह का ये लिख के जाना या वसीयत करना कि मेरे बाद सुप्रीम लीडर ही तुम्हारे असल लीडर होंगे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बिना अ, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की सहमति के युद्ध विराम नहीं हो सकता। मगर किसी ने आज तक, न पश्चिमी जगत के किसी मीडिया ने की, न खुद ईरान के मीडिया ने की, न आप लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि समझौता किया किसने और ऐसे मौके पर क्यों किया, क्योंकि ये एक सवाल है। यहीं से सारे के सारे गेम की पलटी हुई है। यहीं से पूरा का पूरा जो एक पूरा प्लान तैयार किया गया था, काउंटर प्लान भी और प्लान भी, पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। अब किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति किधर जाएगी। इसीलिए मैं आपको परफेक्टली कोई प्रोग्राम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ये उम्मीद 0% थी किसी को भी। इसमें अगर मैं एज एनालिस्ट देखूं तो मुझे भी, इवन मैं ये मानता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन को भी और अलेक्जेंडर तुर्गिन को भी और लवरोव को भी, और इवन ये तो पश्चिमी जगत को हो सकता है जिनके रडार पे सारी चीज़ें हैं उन्हें पक्का पता हो, मगर निश्चित रूप से जो पूरब है ये पूरे अंधेरे में था, डार्क में था, और ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई ऐसा खेल या ऐसा झटका भी लग सकता है। झटके से उबरने की कोशिश की जा रही है पूरब द्वारा, क्योंकि ये झटका बड़ा खतरनाक हुआ है। कोई बहुत आसान झटका इसे आप नहीं कह सकते। तो इस झटके में जो कुछ हुआ वो तो ठीक है अपनी जगह पे दोस्तों। तो एक चीज अब हम जो है बात कर लेते हैं कि अब क्या होगा। तो अब जो होने वाला है उस पर ये बात जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि रशिया ने अपना पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पर कर दिया है। और जब यूक्रेन ने एक जिम्मेदारी ली है एक बड़े जनरल को, जो रेडियो एक्सपर्ट और बायो एक्सपर्ट था, जिसने बाकायदा बहुत बड़े बायो लैब और बायो वेपन्स की जो एक खुलासा या फिर उनकी कॉपी या चोरी या कुछ जो उसके उसका उसका डिटेक्शन है, दरअसल ये शायद ये जो साइंटिस्ट था वो प्राप्त कर चुका था अमेरिका का, और कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता था। तो उससे पहले जो है एलिमिनेट कर दिया गया रूस का एक बड़ा अधिकारी, और इसकी जिम्मेदारी ले ली है यूक्रेन ने। यूक्रेन समर्थित एक आतंकवादी कहे जाने वाले रूस के द्वारा उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है एफएसबी द्वारा। ये एक मामला अलग चलेगा, मगर इतने बड़े रूस के अंदर एक इतने बड़े अधिकारी की मौत हो जाना, ये अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी के बाद दूसरी बड़ी हत्या है जो की गई है, जिसकी जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली है। तो इसके बाद एक ये कहना व्लादिमीर पुतिन का कि लाल रेखाएं पार कर ली गई हैं, तो इसका मतलब लाल रेखाएं पार कर ली गई के बाद जो बड़ा हमला है वो परमाणु हो सकता है या और सैनिक से पूरी तबाही हो सकती है, जिसमें जो
ज़ेलेंस्की का एक मंत्री है, उसका ये कहना है कि अगर यूक्रेन के ऊपर हमला किया जाता है परमाणु, तो ये यूक्रेन के हित में होगा। यानी रूस यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला करता है तो ज़ेलेंस्की का सहयोगी मंत्री ये कहता है कि ये यूक्रेन के हित में होगा। सोचिए कितने क्रूर लोग हैं कि उनकी जनता मर चुकी है, जबकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड है जो यूक्रेन के अंदर हो रहा है, मैं इसे बंद करवाऊंगा। यानी 18 साल के बच्चों को, लोगों को, औरतों को घर से पकड़वा कर ज़ेलेंस्की जो है वो भेजता है रूस की फौज पे, वो उसे एलिमिनेट कर देते हैं। यानी जेनोसाइड करवा रहा है ज़ेलेंस्की अपने लोगों का, क्योंकि वो उसके लोग नहीं है, ये इजरायली है। याद रखिएगा, ये लोग इसके नहीं है, मगर जब किसी का मूर्ख बना दिया जाता है तो आंखों पे चढ़ी हुई चर्बी आसानी से किसी को समझ नहीं आती। अब अगर यूक्रेन के लोग भागना भी चाहते हैं तो वो नहीं भाग पा रहे हैं, उनको पकड़ लेती है पुलिस, पकड़ उनको ज़बरदस्ती जाके रूस के टैंकों के सामने डाला जाता है, वो मारे जाते हैं। इस पिछले साल का रिकॉर्ड जो है ये है कि 5,50,50,000 जो है नए रंगरूट भर्ती किए हैं रशिया ने। वो 1 साल की, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उसके पिछले 3 साल की बात आप भूल जाइएगा। आप समझिएगा कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि रूस की फौज कितनी बड़ी हो चुकी है। 1 साल की भर्ती जो है वो 5.5 लाख है, और ये उससे पहले भी लगभग उसी तरह रहेगी। इसमें थोड़ी प्लस है, तो समझ लीजिएगा कि 10 से 12 लाख फौजी जो है पिछले 3 साल में और भर्ती किए जा चुके हैं, और ये लगातार भर्तियां जो है वो चल रही है। इसमें बड़ा खेल जो हुआ है उस पर आ जाते हैं, मैं भर्ती की बात क्यों कर रहा हूँ। असल में जो आप एक नाम सुनते होंगे कादिरोव का, और कादिरोव जो है, रमज़ान कादिरोव के पास 30 से 35 हज़ार लड़ाकों की फौज तैयार करने की, ट्रेनिंग करने की सुविधाएं थी, जिसे बढ़ाकर व्लादिमीर पुतिन ने 70 से 75 हज़ार कर दिया है। और अब इनका जो इस्तेमाल किए जाने की संभावना है वो क्या है, यही अगले दुनिया का पूरा खेल होगा। देखिए, अब ये बात रशिया को समझ आ चुकी है कि हमास को वो थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, मगर गाइड कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन बना हुआ है उसे बचा सकते हैं, बट ईरान के सपोर्ट ना होने के कारण कोई मदद अब हमास को नहीं पहुंचाई जा सकती, हिजबुल्लाह को कोई मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि ईरान ये बात का समझौता कर चुका है कि युद्ध विराम घोषित हुआ, चीज़ें वापस हो गई, लबनान से फौजें जो है इजराइल की वापस हो गई। अब इसमें ईरान का, लबनान का प्रैक्टिकल फिजिकल कोई लेना देना नहीं है, और हमास के साथ जारियत और जेनोसाइड जारी है। और दूसरी बात, इसमें जो हिजबुल्लाह है, माफ़ करना, जो अभी यमन है, वो ज़रूर उसने 2 दिन पहले भी हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई थी और एक्टिविटी बनाए रखी है, जबकि आज और कल दोनों दिन यहाँ पर ब्रिटेन ने और अमेरिका ने हैवी स्ट्राइक की है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में यमन की, जो उसे डिस्ट्रॉय किया गया है, भारी हमले किए गए हैं। मगर चूंकि अभी यमन की क़यादत भी असमंजस में है, क्योंकि बहुत बड़ा कोलिशन जो है यमन का वो ईरान के साथ है, और ईरान की, कहा जाता है पूरी ईरान की मदद से ही यमन ने सऊदी के साथ इतनी लंबी जो है लड़ाई लड़ी है, यहाँ पर अब्दुल्ला साले को हटाया है। ये सारी चीज़ें हुई हैं इतने दिनों के अंदर, वो ईरान की मदद से हुई है। अचानक ईरान का फ्रेम में से हट जाना और बयान तक सीमित हो जाना कि यहाँ हसन नसरुल्लाह और याह्या सिनवार की रूहें जिंदा हैं, ये कह देना, ये तो बहुत पहले की कहानी है, जब हिजबुल्लाह बनाया गया था, जब बेसिकली ये ईरान का निज़ाम, ईरान की क्रांति भी नहीं हुई थी। तो उसके बाद जो है ये जो सिचुएशंस है ये लगातार बदलती रही, पर अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि खेल क्या है। देखिए, मुझे लगता है भू राजनीति में जैसे भारत एक डामाडोल स्थिति में रहा, अब कभी पश्चिम, कभी पूरब, कभी दाएं, कभी बाएं, मगर उसके बावजूद रशिया ने, वो अलग बात है कि अपना इंतज़ाम भी रखा, बाय द साइड पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते जो है वो बढ़ाने शुरू किए, मगर वो विश्वास ज़रूर ख़त्म हो गया, मगर छोड़ा नहीं। इसी तरह ईरान से विश्वास ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से रशिया का, मगर इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी डील्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनके नाते छोड़ा नहीं जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा आप नाराज़ हो गए तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे नहीं जाया जाता। जितना इस्तेमाल ज़बरदस्ती किया जा सकता है वो किया जाएगा, और अखबारबाजी में, मीडियाबाजी में तो यही दिखाया जाएगा अच्छे संबंध हैं, ये हमारे पार्टनरशिप चल रही है, ये कोलिशन चल रहा है, यही होता है नॉर्मली दिखावा करने के लिए। रूम के अंदर क्या होता है वो अलग बात है,
रूम के बाहर दोनों लोग हंसते हुए आते हैं और जेस्चर दिए जाते हैं, तो ये एक अलग मामला है। यहाँ अभी हुतीस भी एक डामाडोल की स्थिति में है कि क्या हुतीस जो है वो ईरान के कहे अनुसार चुप होकर बैठ जाएंगे और वो कह देंगे कि हम इस युद्ध में अब शामिल नहीं हैं, अब लाल सागर में कोई आए कोई जाए हमें कुछ मतलब नहीं, या फिर ईरान से उन्हें अलग होना पड़ेगा और रूस के साथ और चीन के साथ डायरेक्ट अपने संबंध बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो इस युद्ध में बने रह सकते हैं, ईरान के साथ खड़े होकर इस युद्ध में नहीं बने रह सकते। ये बात हिजबुल्लाह के फ्रेम से टोटल बैकआउट कर जाने से दलील के साथ साबित है। यहाँ जो सीरिया की फौज थी, जो ईरान ईरान समर्थक थी, वो बिना लड़े मैदान छोड़कर भाग गई है। वो बिना भागना, इसका मतलब साफ है कि उसके बाद जो रशिया था वो अपना यहाँ पर कोई योगदान नहीं दे सकता, और तुर्की ने इस पूरे गेम को पीछे की तरफ से संभाल लिया है। अब तुर्की की बात को हम आखिर में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो ये करने की स्थिति ये आएगी मुझे लगता है इस पूरे प्रोग्रामिंग गेम में। दोस्तों यहाँ ऐसा लगता है मुझे कि तुर्की जो है वो यकीनी तौर पर फंस तो गया है, और फंस इस मायने में गया है कि ट्रंप आ रहा है, ट्रंप आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसकी नाटो के देशों के साथ अपनी तू मैं हो चुकी होगी। यूक्रेन के मामले को लेके वो शांति चाहेगा, नाटो के देश खास तौर से ब्रिटेन नहीं चाहेगा कि ये शांति हो। जर्मनी और ये सब हालांकि चाहेंगे तो भी ये नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से दोस्तों ये होगा कि फिर तुर्की और नाटो तो साथ खड़ा रह जाएगा, अमेरिका इससे बैकआउट कर जाएगा, और जब अमेरिका नाटो से बैकआउट कर जाएगा तो क्या ये सारे देश रूस के साथ लड़ने के लिए तैयार होंगे? मुझे लगता है कि नाटो से अमेरिका के बैकआउट करते ही, जैसे भी बैकआउट होगा, उसके बाद फ्रांस और जर्मनी इसमें से निकल जाएंगे और बड़ी आसानी से रूस के साथ और चीन के साथ अपने संबंधों का विस्तार करने की कोशिश करेंगे। तो क्या फिर जो है ये नाटो का झंडा लेकर, जो बचा हुआ नाटो होगा उसका झंडा लेकर तुर्की जो है दुनिया पे राज करने का दावा करेगा, या रूस को ऊपर हमला करने की बात करेगा, या इजराइल और तुर्की दोनों मिलकर जो है वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने की बात करेंगे? तो एक तमाशा, एक ड्रामा सा लगता है, एक ख्वाब सा लगता है, बकवास सी लगती है ये सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि फिर ये फंसेगा तुर्की, और जब ये फंस चुका होगा, क्योंकि इजरायली अपना मौका परस्ती इस मायने में करेंगे कि अरब देश पूरी तरह चाहते हैं, चाहे सीरिया हो या फिर इजराइल, यहाँ पर राज होना चाहिए इजराइल का, जिसके भय और जिसके डर की वजह से ईरान और सऊदी के बीच की जो दुश्मनी है, जो बीच में इराक और सऊदी के बीच में भी उभर के आई थी, जैसे कुवैत पे कब्जा कर लिया था, सऊदी में घुस रहे थे, तो वो स्थिति जैसे लिबिया आंख दिखाता था, तो ये सिचुएशन कभी भी हो सकती है। इसलिए उन्हें एक सहयोगी के तौर पे इजराइल चाहिए, मजबूत इजराइल यहाँ पर चाहिए। ट्रंप भी इस बात को मना नहीं करेगा, टू नेशन थ्योरी जो है वो लागू हो जाएगी। अब टू नेशन थ्योरी में इजराइल की तरफ से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वो उनका मानना ये है कि अगर इजराइल जो कि ये इजराइल मान चुका है कि ट्रंप आएगा तो टू नेशन थ्योरी बनेगी, क्योंकि सऊदी अरब ऐसा चाहता है, और सऊदी अरब इसलिए चाहता है क्योंकि अपनी जनता जो मॉडर्न हो चुकी है, जो जो बार डांस सिनेमा में जा रही है, वो एक अलग बात है, जिसके ख्याल जो है इजराइल के साथ मिलते हैं, मगर वहाँ बहुत बड़ी तादाद में वो जनसंख्या भी अरब की धरती पे मौजूद है जो कभी भी मतलब इस्लाम के खिलाफ इस तरह के प्रोपेगंडे को बर्दाश्त नहीं करेगी या कदमों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में वही स्थिति कहीं अरबों में पैदा ना हो जाए जो ईरान के अंदर है, यानी कि ईरान के अंदर बटी हुई जो जनरेशन है उसका टकराव का फ़ायदा उठाकर ही वहाँ की सत्ताओं को खरीदा जाता है, वहाँ के अधिकारियों को अपना एजेंट बना लिया जाता है, और बड़ी तादाद में एजेंट पैदा कर लिए जाते हैं। अरबों में ये मुश्किल होता है क्योंकि ये एक ही तरफ खड़े होते हैं, अपने बादशाह अपने राजा की तरफ। तो अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर निश्चित खुले तौर पर अगर इसराइल को परमिशन दे देंगे गाज़ा को, फ़लस्तीन को ख़त्म करने की, तो फिर इनके यहाँ बगावतों की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इन्हें इन्हें मानना है और इजराइल के साथ काम करना है, ये तय है। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि ये कोई ना कोई ड्रामा करें और टू नेशन बनाया जाए। टू नेशन के लिए ट्रंप भी एग्री करेगा, और ये बात इजराइल भी मेंटली तौर पर तैयार हो चुका है कि वो बार्गेनिंग करेगा कि कहाँ दिए जाए, कैसे दिए जाएँ, कितना दिया जाए, कितना लिया जाए। ये खेल अब नया शुरू होने वाला है।
इसमें जॉर्डन का क्या होगा? जॉर्डन में बहुत सारे फ़लस्तीनी माइग्रेंट रहते हैं, वहाँ के अगर 60% लोग बाहरी हैं, तो फिर कभी भी यहाँ के किंग को उखाड़ के फेंका जा सकता है, जो इज़राइल के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है। अगर इस इलाके में इज़राइली लोग फैल गए और उन्हें हथियार बनाने से नहीं रोका गया, हथियार की फ़ौज नहीं बनाने से रोका गया, तो फिर वो किस तरह जो है अपने हमारे इज़राइल के जहाज़ों को अरबों में दाखिल होने देंगे या दुनिया में जाने? ये बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के उठ के आने वाले हैं सामने, जो दलील के तौर पर इज़राइल की तरफ से रखे जाएँगे। मगर बड़ी सीधी-सी बात ये है कि ये क्वेश्चन सिर्फ़ क्वेश्चन होंगे, टू नेशन बनाया जाएगा, और ऐसे में जब टू नेशन बनेगा तो तुर्की को भी तुर्की को समाप्त करके, ऑटोमन को समाप्त करके अरब साम्राज्य का वजूद में आना, एक बार फिर ऑटोमन अम्पायर जैसी ताकत गेन करने के तुर्की के दावे के खिलाफ निश्चित रूप से खड़ा होगा, और वो इसको आसानी से गेन नहीं करने देगा। तो जंग जो है अब सिमट कर आ गई है, मतलब खुद अरबों में, तुर्की में, ईरान में, ये बहुत कुछ हो चुका है। ये इतना आसान रहा नहीं है खेल। खेल अभी बहुत मतलब जो है टेढ़ा हो चुका है। तो अगले प्रोग्राम में इसकी और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से खाड़ी में युद्ध की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ झड़पों की गुंजाइश शुरू होती है, और युद्ध की स्थिति अब रशिया वर्सेस नाटो वर्सेस यूक्रेन वर्सेस डीप स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, परमाणु हथियार, जैविक वार, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जो उनने रोका रखा था इन सब झड़पों ने, अब उसको ये रीएक्टिवेट करेंगे। फिलहाल इजाज़त दें, कल फिर कोशिश करते हैं कुछ आगे बढ़ने की।